बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। औरंगजेब आलमगीर पार्ट 11। दुर्गादास खेमे में जलती मशल की रोशनी में गया। खत खोला। खत खोलकर जब उसने पढ़ा तो औरंगजेब की उस तहरीर से उसे यूं लगा जैसे उसकी जिंदगी के उफक पर बर्बादियां रक्स कर रही हों, जैसे वो अपनी आखिरी पूंजी लुटा चुकने के बाद जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद भी खो चुका हो। खत पढ़ने के बाद दुर्गादास गहरी सोचों में खो गया था और उसकी हालत ऐसे थी जैसे किसी असीर और कैदी को खून आशाम तलवारों और सनसनाते तीरों के तूफानों के अंदर खड़ा कर दिया गया हो और वो अपने सामने मायूसी के अंधेरों में फना की तहरीरों के अलावा कुछ ना देख सकता हो। औरंगजेब आलमगीर का खत पढ़कर दुर्गादास अजीब से शशोपंज में पड़ गया था। उसका चेहरा उतर गया था, आंखों के अंदर मायूसियां रक्स करने लगी थी। खत उसने कई बार पढ़ा, फिर खत तह करके खेमे से निकाला। जब वो खेमे के दरवाजे पर आया तब एक घुड़सवार उसके करीब आकर उतरा। दुर्गादास पहचान गया वह उसके चंद नामवर जासूसों में से एक था जिसे उसने औरंगजेब आलमगीर के लश्कर पर निगाह रखने के लिए मुकर्रर किया था। उसे देखकर दुर्गादास रुक गया। आने वाला वो मुखबिर अपने घोड़े से उतरा। दुर्गादास भी उसकी तरफ बढ़ा, उसे मुखातिब करके कहने लगा, क्या तुम औरंगजेब आलमगीर के लश्कर की तरफ से मेरे लिए कोई अहम खबर लेकर आए हो? जवाब में उस मुखबिर ने एक लंबा सांस लिया, फिर दुर्गादास को मुखातिब करके कहने लगा, मालिक, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं कि औरंगजेब आलमगीर के लश्कर के अंदर क्या तब्दीली और इंकलाब बरपा हुआ है। दुर्गादास ने बड़े गौर से उस मुखबिर की तरफ देखा, फिर कहने लगा, पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो। इस पर आने वाला वो मुखबिर दुर्गादास को मुखातिब करके कहने लगा, आप औरंगजेब आलमगीर के सालार ओगर खान को कैसा समझते हैं? मेरा मतलब है वो किस किस्म का सालार है, कैसा तेगजन है और जंग करने की उसकी क्या सलाहियत है। उस मौके पर दुर्गादास ने अजीब से अंदाज में उस मुखबिर की तरफ देखा, ताहम कहने लगा, मैं सच्चाई को छुपाऊंगा नहीं, जो हकीकत है उसे बयान करूंगा। ओगर खान वक्त की आंधियों के गुबार में बेचैन शरारों का खरूश और तबाही की आग फैला देने वाला एक सालार है। कज़ा बनकर मुसाफते जिंदगी में फना की तहरीर रकम करना भी जानता है और जिस पर हमलावर होता है उसका गिरेबान चाक करके उसे लोहे की लगामें चढ़ाने का हुनर भी जानता है। हमने इसीलिए ओगर खान की गैर मौजूदगी ही में औरंगजेब से टकराने का अज़्म कर लिया है। ओगर खान जैसा ही उसका खालाजाद रनमस्त खान भी है। वो दोनों चूंकि इस वक्त जनूब की मुहिमों में मसरूफ है, इसलिए हमारे लिए औरंगजेब आलमगीर पर जरब लगाने का यह बेहतरीन मौका है। ओगर खान ऐसा बदबख्त इंसान है कि हम राजपूत मेवाड़ के राजा महाराणा राज सिंह को नाकाबिले तस्कीर ख्याल करते थे, लेकिन उस बदबख्त ने अपने पहले ही हमले में न सिर्फ अनगिनत राजपूतों को काट कर रख दिया, बल्कि महाराणा राज सिंह का भी किस्सा तमाम कर दिया। अब महाराणा राज सिंह का बेटा जय सिंह इधर उधर भटकता फिर रहा है, लेकिन अब जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक मेवाड़ के इलाकों में सिर्फ औरंगजेब आलमगीर का बेटा आजम रह गया है, जबकि ओगर खान अपने दूसरे सालार एतकाद खान की तरफ चला गया है। इस बिना पर महाराणा राज सिंह के बेटे जय सिंह ने अपने लश्कर का एक हिस्सा तो हमारी मातहती में दे दिया है और खुद अपने उन्हीं कोहिस्तानी सिलसिलों की तरफ लौट गया है, जहां इससे पहले उसका बाप महाराणा राज सिंह औरंगजेब के बेटे आजम के खिलाफ गोरिल्ला जंग करता रहा है। इसलिए कि ओगर खान के वहां से हट जाने के बाद जय सिंह को हौसला हुआ कि अपने बाप की तरह वो फिर कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर अपनी ताकत और कुव्वत मजबूत और मुस्तहकम करके औरंगजेब के बेटे आजम के खिलाफ बरसरे पैकार हो जाएगा। यहां तक कहने के बाद दुर्गादास रुका, फिर आने वाले मुखबिर को मुखातिब करके कहने लगा, अगर ओगर खान या रनमस्त खान में से कोई भी यहाँ औरंगजेब आलमगीर के पास होता तो शायद हम औरंगजेब आलमगीर पर हमलावर होने का मंसूबा न बनाते। अगर बनाते भी तो पहले काफी सोचो विचार से काम लेते और जो लश्कर इस वक्त हमारे पास है उस पर भरोसा न करते, बल्कि इससे बड़ा लश्कर लेकर अजमेर का रुख करते। यहां तक कहने के बाद दुर्गादास जब रुका तब मुखबिर बोला और कहने लगा, अगर हकीकत यह है, अगर सच्चाई यही है जो आपने बयान की है, फिर मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है। दुर्गादास ने चौंकने के अंदाज में उसकी तरफ देखा, तुम्हारे पास मेरे लिए कैसी बुरी खबर है? मुखबिर भी उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहने लगा, मेरे पास बुरी खबर यह है कि ओगर खान बड़ी बर्क रफ्तारी से जनूब की तरफ से सफर करता हुआ औरंगजेब आलमगीर के पास पहुंच चुका है और इस वक्त वो अपने हिस्से के लश्कर के साथ औरंगजेब के पड़ाव में मौजूद है। इसके अलावा औरंगजेब आलमगीर का बेटा मुअज्जम अली भी जमरोद की तरफ से एक खासा बड़ा लश्कर लेकर औरंगजेब के पास पहुंच चुका है। बस यही वो खबरें हैं जो मैं आपसे कहने के लिए आया हूं। यह खबर सुनकर दुर्गादास को यूं लगा कि उसके दिल के पैमानों में लहू की नदियां
اس کی آنکھوں کے دوآبے میں آگ کے دریا اور اس کے جسم کے خد و خال میں غم کے کلزم جاری کر دیے گئے ہوں۔ وہ پہلے ہی اورنگزیب عالمگیر کے خط کی وجہ سے پریشان اور فکر مند تھا۔ اب اس مخبر نے اورنگزیب عالمگیر کے پڑاؤ میں اوغر خان کی آمد کی خبر دے کر اس کے سارے خیالات، اس کے سارے جذبات اور اس کے سارے ولولوں کو منتشر کر کے رکھ دیا تھا۔ تاہم کچھ دیر اپنے خیمے کے دروازے پر وہ رک کر کچھ سوچتا رہا۔ پھر اورنگزیب عالمگیر کے اس خط کی وضاحت حاصل کرنے کے لیے وہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اکبر کے خیمے کا رخ کر رہا تھا۔ درگا داس جب اکبر کے خیمے کے دروازے پر گیا تو خیمے کے دونوں جانب کڑا پہرا تھا۔ مسلح جوانوں کے پاس درگا داس رکا، پھر ایک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اکبر کہاں ہے؟ اس پر وہ مسلح جوان کہنے لگا، وہ تو گہری نیند سو چکے ہیں۔ درگا داس نے فکر مندی میں اسے مخاطب کیا، کہنے لگا، یہ بات ہے تو اسے جگا دو، میں ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ درگا داس کی اس گفتگو کے جواب میں خیمے کے ارد گرد جو مسلح جوان تھے ان کا سرخیل درگا داس کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، درگا داس، اس وقت مالک گہری نیند سو چکے ہیں، اگر ہم نے اس وقت انہیں جگایا تو وہ بڑے برہم ہوں گے، اس لیے کہ اگر نیند کی حالت میں انہیں جگا دیا جائے تو وہ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسا کوئی اہم معاملہ نہیں ہے جس سے ان کی نیند پر فوقیت دی جائے۔ جس موضوع پر آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں اس موضوع پر بات صبح کے وقت بھی ہو سکتی ہے۔ درگا داس نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ اکبر کو جگا دے اور جو خط اس کے باپ کی طرف سے آیا ہے اس سے متعلق اس سے وضاحت طلب کرے، لیکن ان مسلح جوانوں نے اکبر کو جگانے سے انکار کر دیا۔ مایوسی کی حالت میں درگا داس تہور خان کے خیمے کی طرف بڑھا۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے اس خط سے متعلق تہور خان سے گفتگو کرے، پھر تہور خان کو اپنے ساتھ لا کر وہ اس سلسلے میں اکبر سے بات کرے گا۔ درگا داس کی بدقسمتی کہ جب وہ تہور خان کے خیمے کے دروازے پر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے خیمے کے اطراف میں کوئی پہرے دار نہیں تھا۔ اس نے خیمے میں جب جھانک کر دیکھا تو خیمہ خالی تھا۔ اتنی دیر تک کچھ مسلح جوان اس کے قریب آئے۔ درگا داس نے انہیں مخاطب کیا، تہور خان کہاں گیا ہے؟ اس پر ایک لشکری درگا داس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تھوڑی دیر پہلے ایک قاصد اس کے سسر عنایت خان کی طرف سے آیا تھا، وہ کوئی پیغام لایا تھا اور وہ پیغام ملنے کے بعد تہور خان تو اورنگزیب عالمگیر کے لشکر میں چلا گیا ہے۔ درگا داس کو جب خبر ہوئی کہ تہور خان بھی اورنگزیب کے پاس جا پہنچا ہے تو یہ جان کر اسے بڑا دکھ ہوا، ساتھ ہی وہ اپنے لیے خطرات بھی محسوس کرنے لگا۔ درگا داس کو تہور خان کی عدم موجودگی اور اورنگزیب کے خط کی روشنی میں یقین ہو گیا کہ راجپوت یقیناً شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ اس نے یہ بھی خیال کیا کہ اگر اسی طرح راجپوتوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی عملی قدم نہ اٹھایا تو اگلے روز اورنگزیب عالمگیر ایک طرف سے دوسری طرف سے اس کا بیٹا اکبر ان پر حملہ ہو کر مکمل طور پر ان کا خاتمہ کر کے رکھ دیں گے۔ ان حالات کے تحت درگا داس نے لشکر میں شامل سارے راجپوت سالاروں کو جمع کیا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ درگا داس کے ان انکشافات پر سارے راجپوت سالار لرز اور کانپ اٹھے تھے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ کل کا دن ان کی موت کا دن ہوگا، لہٰذا راتوں رات انہیں بھاگ جانا چاہیے۔ چنانچہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اکبر کو وہیں چھوڑ کر درگا داس اور دوسرے راجپوت سالار اپنے لشکر کو لے کر میواڑ کی طرف بھاگے۔ راستے میں درگا داس کو اصل صورتحال سے آگاہی ہوئی اور اسے پتا چلا کہ تہور خان کو اورنگزیب عالمگیر کے لشکر میں قتل کیا جا چکا ہے اور جو خط درگا داس کے ہاتھ لگا اس میں اکبر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تب درگا داس پلٹا، دراصل وہ اکبر کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ راجپوت اکبر کو اپنے ساتھ رکھ کر ایک طرح سے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف شہنشاہیت کا امیدوار اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ راجپوتوں کا لشکر ایک بار پلٹا، اس وقت سورج طلوع ہو چکا تھا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اکبر کی جب آنکھ کھلی تو اس وقت اس کے ساتھ صرف 350 وفادار گھڑ سوار رہ گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ بھی لرز کانپ گیا تھا۔ جب اسے حقیقت کا علم ہوا تو اپنے ان سواروں کے ساتھ وہ بھی بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کی چند بیویاں اور بچے بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس بھاگ دوڑ میں اکبر کو اپنے بیوی بچوں کا بھی کوئی ہوش نہ رہا، اس لیے کہ اورنگزیب عالمگیر کا ایک لشکر اس کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ اس تعاقب کی وجہ سے اکبر کی ایک بیوی، 2 لڑکے اور 3 لڑکیاں گرفتار کر لی گئی اور انہیں اورنگزیب کے پاس بحفاظت پہنچا دیا گیا تھا۔ اب درگا داس شہزادہ اکبر کو لے کر میواڑ کی طرف بھاگا۔ ان کے ساتھ راجپوتوں کا سارا لشکر تھا۔ راجپوتوں نے اپنے علاقے مارواڑ کا رخ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ اگر وہ مارواڑ کا رخ کریں گے تو اورنگزیب عالمگیر ان کا تعاقب کر کے اور ان کا گھیراؤ کرتے ہوئے ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا انہوں نے مہارانا راج سنگھ کے بیٹے مہارانا جے سنگھ کے علاقے میواڑ کا رخ کیا تھا۔ میواڑ کا رخ کرنے کی ایک اور وجہ بھی تھی، اس لیے کہ ان دنوں شیواجی کا بیٹا شمبھو جی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ میواڑ کے کوہستانی سلسلوں میں میواڑ کے راجہ جے سنگھ کے پاس قیام کیے ہوئے تھا۔ دراصل مہارانا راج سنگھ کے مارے جانے کے بعد اب جے سنگھ ہی میواڑ کا راجہ تھا۔ شمبھو جی اور جے سنگھ نے آپس میں اتحاد کر لیا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ متحد ہو کر مغلوں کے لشکر پر حملہ آور ہوں گے اور انہیں نقصان پہنچائیں گے۔
जय सिंह और शंभू जी इसलिए भी शेर हो गए थे कि अब उनके इलाके में सिर्फ औरंगजेब आलमगीर का बेटा आजम रह गया था। औगर खान तो औरंगजेब आलमगीर के पास जा चुका था। इस बिना पर उन्होंने आपस में इत्तेहाद कायम कर लिया कि मुत्तहिद होकर औरंगजेब आलमगीर के लश्कर का मुकाबला करेंगे। इसके अलावा शिवाजी के मारे जाने के बाद अब मरहटे इंतकाम पर उतर आए थे। शिवाजी के बाद मरहटों ने अपने शहर रत्नागिरी में शंभू जी को शिवाजी का जाननशीन मुकर्रर किया था और अब शंभू जी ने अपने लश्कर के कई हिस्से करने के बाद उन्हें मुसलमानों के इलाकों में लूट मार करने का हुक्म दे दिया था। तख्त नशीन होने के बाद शंभू जी ने यह ऐलान किया कि कम से कम दशहरा के हर त्यौहार के बाद मरहटे अपने लश्कर को कई हिस्सों में तकसीम करने के बाद मुख्तलिफ इलाकों पर हमलावर हों और उन इलाकों को तबाह बर्बाद करने के बाद वहां से जरूरत का सारा सामान समेटते हुए उन इलाकों को तबाह बर्बाद करते चले जाएं। शिवाजी के बाद वो शंभू जी मरहटों का पेशवा बन गया था, लेकिन मरहटों के अंदर उसके लिए एक मुखालिफ गिरोह भी पैदा हो चुका था और ये मुखालिफ गिरोह शंभू जी के छोटे और सौतेले भाई राजा राम के हक में था। दरअसल तख्त नशीन होने के बाद शंभू जी ने तमाम मामलात में अपने सालार कवि कैलाश से मशवरा करना शुरू कर दिया था। हर बात का फैसला वो कवि कैलाश से मशवरा करने के बाद करता, उसके किसी मशवरे को रद्द ना करता। गोया कवि कैलाश शंभू जी पर पूरी तरह हावी हो चुका था, जबकि मरहटों की अक्सरियत कवि कैलाश को पसंद नहीं करती थी। शंभू जी के बहुत से सालार भी कवि कैलाश के खिलाफ थे। उसकी वजह यह थी कि कवि कैलाश मरहटा नहीं था, बल्कि वो कनौज का एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण चूंकि मरहटों को अछूत ख्याल करते थे, इस बिना पर मरहटे कवि कैलाश के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि कवि कैलाश उनके अंदर रहकर एक सालार की हैसियत से मरहटों की कमानदारी करता फिरे। दुर्गादास और दूसरे राजपूत सालार जब औरंगजेब आलमगीर के बेटे अकबर को लेकर मेवाड़ के इलाके में दाखिल हुए तो मेवाड़ के राजा महाराणा जय सिंह और उसके साथ शिवाजी के बेटे शंभू ने राजपूतों के अलावा शहजादा अकबर और दुर्गादास का बेहतरीन इस्तकबाल किया था। मेवाड़ में उनकी आमद पर जश्न का समा बर्पा कर दिया गया था। हर तरफ खुशी और मुसरत का इजहार होने लगा था। दरअसल अब राजपूतों और मरहटों ने मिलकर यह तय कर लिया था कि वो औरंगजेब के बेटे अकबर को अपने पास रखेंगे। उसे हिंदुस्तान के जनूबी इलाकों में शहंशाह की हैसियत हासिल होगी और वो शहंशाही की हैसियत से फरमान जारी करता रहेगा। जब दुर्गादास और दूसरे राजपूत सालार महाराणा जय सिंह की हदूद में दाखिल हुए और उनका इस्तकबाल शंभू जी और जय सिंह ने किया, तब शंभू जी और जय सिंह ने अकबर को ऐसी ताजीम दी जैसी एक रियाया अपने शहंशाह को देती है। उस मौके पर जय सिंह और शंभू जी ने अपने सर को जमीन की तरफ खम करते हुए ताजीम दी, आगे बढ़कर उसके हाथ चूमे। उस मौके पर शंभू जी ने औरंगजेब के बेटे अकबर को मुखातिब करके कहा, आप अब महफूज जगह और महफूज हाथों में हैं। अगर दहली का कोई लश्कर आपके ताकुब में भी इन इलाकों की तरफ आता है तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए कि अब हम सिर्फ आपके मुहाफिज ही नहीं, आपकी रियाया भी हैं। हमारे लिए आपकी हर बात हुक्म का दर्जा रखेगी और हम हर काम में आपके मददगार और मुआविन बनकर रहेंगे। शंभू जी जब खामोश हुआ तब महाराणा जय सिंह बोल उठा, दुनिया की कोई ताकत आपको शहंशाहियत के हक से महरूम नहीं कर सकती। अब आपके पास दो बड़ी कुव्वतें हैं, राजपूत और मरहटे। ये दोनों कुव्वतें जमा होकर जब तूफान की सूरत इख्तियार करेंगी तो दिल्ली तक इस तूफान की कोई राह नहीं रोक सकेगा। यहां तक कहने के बाद महाराणा जय सिंह खामोश हुआ। कुछ सोचा, फिर अकबर को मुखातिब करते हुए वो दोबारा कह रहा था, आपकी आमद से पहले आपसे मुतलिक मैं और शंभू जी ने तफसील के साथ गुफ्तगू की है। हम चाहते हैं कि जनूब के इन इलाकों के शहंशाह की हैसियत से आप मरहटों और राजपूतों के लश्कर की पुष्ट पर रहकर अहकामात जारी करते रहें और उन अहकामात की रोशनी में हम मुगल लश्करों पर हमलावर होकर उनसे इलाके छीनते रहें और आपकी शहंशाहियत में इजाफा करते रहें। अकबर ऐसा नादान था कि वो महाराणा जय सिंह और शंभू जी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। उस मौके पर महाराणा जय सिंह ने फिर उसे मुखातिब किया, आपकी आमद से पहले शंभू जी के साथ जो मेरी गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू के दौरान हमने ये तय किया है कि आपका क़याम किसी महफूज जगह होना चाहिए। इस मकसद के लिए शंभू जी ने पाली के इलाके का इंतखाब किया है। पाली बेहतरीन इलाका है, सरसब्ज है, शादाब है और पाली का किला बड़ा महफूज है। लिहाजा हम चाहते हैं कि आप अपने कुछ जानिसार दस्तों के साथ पाली के किले में कयाम किए रखें और हम आपको हिंदुस्तान का शहंशाह बनाने के लिए मुगलों के खिलाफ जदोजहद जारी रखें। नादान अकबर ने महाराणा जय सिंह और शंभू जी की उस तजवीज से इत्तेफाक किया। लिहाजा अकबर को चंद मुहाफिज दस्तों के साथ पाली के किले में पहुंचा दिया गया था, जहां उसने रिहाइश इख्तियार कर ली थी। अब राजपूत और मरहटे दो बड़ी कुव्वतें बनकर औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ छापामार जंग जारी रखने को आखिरी शक्ल दे चुके थे। शंभू जी ने अपने मुख्तलिफ सालारों की सरकर्दगी में कई लश्करी मुकर्रर कर दिए थे, जिन्होंने शिवाजी की मौत का इंतकाम लेने के लिए जगह जगह तबाही और बर्बादी का खेल खेलना शुरू कर दिया था। साथ ही अब जनूब में राजपूतों की ताकत और कुव्वत में भी इजाफा हुआ था। पहले महाराणा जय सिंह अपने बाप महाराणा राज सिंह की मौत के बाद अपने आप को तन्हा महसूस करता था
अब जहां मरहट्टे उसके इत्तेहादी थे, वहां मारवाड़ के सारे जंगजू राजपूत भी उसके पास पहुंच गए थे, लिहाजा उसकी ताकत और कुव्वत में खूब इजाफा हुआ था। अब औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ राजपूतों और मरहट्टों ने दो बड़े बड़े महाज कायम कर लिए थे। उसके साथ ही राजपूतों और मरहट्टों ने अपने कासिद बीजापुर की सल्तनत की तरफ भिजवाए और बीजापुर के हुक्मरान सिकंदर को यह तरगीब दी कि औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ मरहट्टे और राजपूत इत्तेहाद कर चुके हैं, लिहाजा वो भी इस इत्तेहाद में शामिल हो जाए। उस मौके पर बीजापुर का हुक्मरान सिकंदर औरंगजेब आलमगीर के बेटे अकबर की तरह हमाकत का सबूत देते हुए औरंगजेब आलमगीर के खिलाफ मरहट्टों और राजपूतों से मिल गया था। मैदान जंग से अकबर और दुर्गादास के भाग जाने के बाद औरंगजेब आलमगीर, औगर खान और मुअज्जम अली ने अपने लश्कर के साथ वहीं पड़ाव रखा। ऐसा उन्होंने एहतियातन किया था। एक रोज औरंगजेब आलमगीर, औगर खान, मुअज्जम अली और अपने कुछ दीगर सालारों के साथ अपने लश्करियों के खाने के इंतजामात का जायजा ले रहा था कि कुछ मुगल मुखबिर पड़ाव में दाखिल हुए, जहां औरंगजेब आलमगीर अपने सालारों के साथ खड़ा हुआ था। वो मुखबिर, जिनकी तादाद 3 थी, अपने घोड़ों से उतर गए थे। फिर आगे बढ़कर उन्होंने बड़ी अकीदत के साथ औरंगजेब आलमगीर को ताज़ीम दी। उस मौके पर उन तीनों में से एक औरंगजेब आलमगीर को मुखातिब करके कहना चाहता था कि औरंगजेब ने उन्हें मुखातिब करने में पहल की थी। मेरे अजीजों, कहां से आए हो और हमारे लिए कैसी खबर लाए हो? इस पर उन तीनों ने आपस में निगाहों ही निगाहों में कोई मशवरा किया। फिर एक औरंगजेब आलमगीर को मुखातिब करते हुए कहने लगा, अमीर मोहतरम, हम दक्कन की तरफ से आए हैं और अच्छी खबर लेकर आए हैं। अमीर मोहतरम, जिस वक्त हमारे सालार दलेर खान और रनमस्त खान ने बीजापुर वालों की तरफ पेशकदमी शुरू की थी तो बीजापुर का लश्कर उनके मुकाबिल आया। बीजापुर वालों ने अंदर ही अंदर शिवाजी से एक मुआहिदा कर लिया था, जिसके तहत दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का अज़्म किया था। लिहाजा जब हमारा लश्कर बीजापुर वालों से टकराया तो पुश्त की तरफ से शिवाजी ने हमला कर दिया, लेकिन पुश्त की तरफ रनमस्त खान था, इसलिए कि रनमस्त खान और दलेर खान दोनों को उस इत्तेहाद की पहले खबर हो चुकी थी। इस बिना पर जब शिवाजी हमलावर हुआ तो रनमस्त खान ने पलटकर उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में अनगिनत मरहट्टों को मौत के घाट उतार दिया गया। रनमस्त खान के उस हमले के दौरान खुद शिवाजी भी बुरी तरह जख्मी हुआ। उसके बाद रनमस्त खान शिवाजी के ताक़ुब में लग गया था। यह ताक़ुब 3 दिन तक जारी रहा। शिवाजी इधर उधर भटकते हुए पनाहगाह तलाश करता रहा, जबकि रनमस्त खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ साए की तरह उसके पीछे पड़ा रहा, हत्ता कि शिवाजी का खात्मा हो गया। यहां तक कहने के बाद वो मुखबिर रुका, फिर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कह रहा था, अमीर मोहतरम, सूरत शहर में ऑक्सनेडन नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था। उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। उसकी एक बीवी और एक बेटी है, वो भी इस्लाम कबूल कर चुकी है। अब उस अंग्रेज का नाम सिकंदर, बीवी का नाम सुल्ताना और बेटी का नाम जरनिगार है। उस जरनिगार ने कभी ऐलान किया था कि जो शख्स शिवाजी को कत्ल करेगा, बशर्त ये कि वो मुसलमान हो, वह उससे शादी कर लेगी। जरनिगार नाम की लड़की इंतहा दर्जे की खूबसूरत है। अब चूंकि रनमस्त खान ने शिवाजी का खात्मा कर दिया है, लिहाजा जरनिगार का बाप ऑक्सनिडन और उसका एक हमसाया जो ताजिर है, जिसका नाम कंबर खान है, दोनों अब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रनमस्त खान ने कहाँ कयाम किया हुआ है, ताकि उससे मुलाकात करें और उसे उस ऐलान से आगाह करें जो सिकंदर की बेटी जरनिगार ने शिवाजी से मुतल्लिक किया है। मेरे ख्याल में रनमस्त खान ने चूंकि शिवाजी का काम तमाम किया है, लिहाजा वो अंग्रेज अपनी बेटी जरनिगार की शादी रनमस्त खान से करना पसंद करेगा। मुखबिर रुका, कुछ सोचा, फिर वो दोबारा कह रहा था, अमीर मोहतरम, इधर आते ही हमने कुछ खबरें हासिल की हैं। दुर्गादास आग के सामने से भागकर मेवाड़ की तरफ चला गया है। जिस वक्त दुर्गादास वहां पहुंचा, उस वक्त शिवाजी का बेटा शंभू जी भी वहीं था, इसलिए कि अब शिवाजी की जगह शिवाजी का बेटा मरहट्टों का पेशवा है और मरहट्टों ने रत्नागिरी के मकाम पर उसकी तख्त नशीनी की रस्म भी अदा कर दी है। अब हमारे खिलाफ 3 कुव्वतें एक इत्तेहाद कायम कर चुकी हैं। पहली कुव्वत मरहट्टों की है, दूसरी कुव्वत राजपूतों की और तीसरी कुव्वत बीजापुर की सल्तनत की है। जहां तक राजपूतों का ताल्लुक है तो अब मेवाड़ में राजपूतों की ताकत पहले से कई गुना ज्यादा हो गई है, इसलिए कि मारवाड़ के सारे राजपूत भी मेवाड़ पहुंच गए हैं। मेवाड़ का राजा महाराणा राज सिंह तो पहले ही मोहतरम औगर खान के हाथों मारा गया था। अब उसका बेटा जय सिंह और दुर्गादास दोनों मिलकर सारे राजपूतों की कमांदारी कर रहे हैं और कुछ और राजपूत भी जोक दर जोक उसके लश्कर में शामिल होकर उन्हें दिन ब दिन और रोज ब रोज तकवीत पहुंचाते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबिर जब रुका, तब थोड़ी देर तक औरंगजेब आलमगीर खामोश रहकर सोचता रहा। फिर उसी मुखबिर को उसने मुखातिब किया, क्या तुम्हें यह भी खबर है कि मेरे बेटे अकबर ने यहाँ से भागकर किन इलाकों का रुख किया है? इस पर वो मुखबिर कहने लगा, मीरे मोहतरम, अकबर यहाँ से पहले अकेला भागा था, इसलिए कि जो खत आपने लिखा था उस खत की वजह से पहले दुर्गादास भाग गया था, लेकिन जब दुर्गादास को खत की हकीकत का इल्म हुआ तो वह पलटा, अकबर को भी अपने साथ ले गया।
अकबर को पहले मेवाड़ की तरफ ले जाया गया। वहां शंभू जी और जय सिंह से उसका तारुफ कराया गया। अब उन सारी बागी कुव्वतों ने अकबर को अपना शहंशाह तस्लीम कर लिया है। मरहटों के इलाके में पाली नाम का एक शहर है। वहां एक मजबूत और मुस्तहकम किला है। उसी किले के अंदर अपने मुहाफिज दस्तों के साथ अकबर ने कयाम कर रखा है और वहीं से वो जनूब के शहंशाह की हैसियत से अहकामात जारी कर रहा है। यहाँ तक कहने के बाद मुखबिर रुका, फिर दोबारा बोल उठा, मीरे मोहतरम, इसके अलावा भी हमारे पास दो खबरें हैं। पहली ये कि शिवाजी के मरने के बाद मरहटे उसके बेटे शंभू जी की सरकर्दगी में इंतकामी हो चुके हैं और वो जगह जगह हमलावर होकर लूट मार का बाजार गर्म करने लगे हैं। शंभू जी ने मरहटों के सारे लश्करों को कुछ हिस्सों में तकसीम कर दिया है। हर हिस्से की कमानदारी उसने अपने सरकर्दा सालारों को सौंपी है और मरहटों के ये हिस्से जगह जगह हमलावर होकर न सिर्फ दहशत फैलाने लगे हैं बल्कि अपने लिए जरूरियात का सामान भी जमा करने लगे हैं। इस तरह उन्होंने खुराक और असलहे के ढेर रत्नागरी में लगाने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा जब मोहतरम औगर खान जनूब की तरफ गए थे तो शिवाजी के एक सालार धना ने इनकी राह रोकी थी। दरअसल शिवाजी के हुक्म के मुताबिक धना अपने हिस्से के लश्कर के साथ जो औगर खान की राह रोक खड़ा हुआ था तो उसका मकसद जय सिंह की बेटी शीतल पर गिरफ्त करना था। शिवाजी ने अपने आखिरी दौर में 3 फैसले किए थे। धना को शीतल की तरफ रवाना किया था, अपने एक और सालार संत को राधिका बाई की तरफ, और खुद शिवाजी ने फैसला किया था कि चूंकि सूरत के अंग्रेज की बेटी जरनिगार ने ऐलान किया था कि जो शख्स शिवाजी को कत्ल करेगा वो उसे शादी कर लेगी, लिहाजा शिवाजी ने अहद किया था कि वो सूरत पर हमलावर होकर जरनिगार को वहां से उठाएगा और उसे अपनी बीवी बनाकर रखेगा। लेकिन शिवाजी की बदकिस्मती के वो ऐसा ना कर सका, इसलिए कि जिस वक्त वो सूरत पर हमलावर होना चाहता था एतकाद खान के लश्कर का एक हिस्सा सूरत के आसपास सरगर्दा था, जिसकी बिना पर शिवाजी को पीछे हट जाना पड़ा। मीरे मोहतरम, जहां तक राधिका बाई का ताल्लुक है, हमने उसे देखा तो नहीं। कहा जाता है अपनी खूबसूरती, अपने जमाल, अपनी शख्सियत, अपने कद काठ में वो हिंदुस्तान की सबसे हसीन लड़की कहलाती है। वो महादेव के पहाड़ी सिलसिलों की रहने वाली है और शिवाजी ने अपने सालार संत को इजाजत दे दी थी कि वो राधिका बाई को गिरफ्तार करके अपने अक़द में ले आए। लेकिन राधिका बाई को उन इरादों का इल्म हो गया। वो अपने भाई के साथ भाग खड़ी हुई। संत उसके तमाम इलाकों पर हमलावर हुआ, उसके माँ बाप का काम तमाम कर दिया। जबकि राधिका भाग खड़ी हुई, एक बार संत ने उसके भाई और उसको गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि दोबारा भागने में कामयाब हो गए। फिर उन्होंने कहीं पनाह ले ली थी। बाद में उन दोनों बहन भाई का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ है। ताहम जो खबरें हमें मिली हैं उनके मुताबिक राधिका और उसके भाई किशन सिंह ने यह इरादा किया था कि वो मोहतरम औगर खान की खिदमत में हाजिर होंगे और संत के खिलाफ उनसे मदद तलब करेंगे, इसलिए कि उन दिनों मोहतरम औगर खान ने उन्हीं इलाकों में कयाम किया हुआ था। अब देखे राधिका और उसका भाई कहाँ पनाह लिए हुए हैं और कहाँ से निकलकर वो मुसलमानों के इलाकों में दाखिल होकर शिवाजी के सालार संत के खिलाफ मदद के तालिब होते हैं। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबिर खामोश हो गया। उनसे ये सारी खबरें जानने के बाद औरंगजेब बेहद खुश हुआ। उन्हें न सिर्फ शाबाश दी बल्कि इनामो इकराम से भी नवाजा और एक दिन उन्हें लश्कर और पड़ाव में कयाम करने के बाद अपने फराइज संभालने का हुक्म दे दिया था। उन मुखबिरों के जाने के बाद औरंगजेब आलमगीर थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर औगर खान की तरफ देखते हुए कहने लगा, औगर खान मेरे बेटे, लगता है जनूब में हमारे लिए कुछ दुश्वारियां पैदा होंगी। औरंगजेब आलमगीर यहीं तक कहने पाया था कि औगर खान मुस्कुराते हुए कहने लगा, मीरे मोहतरम, मुसीबतों और इब्तलाओं का सामना करते हुए और उन पर काबू पाना ही जिंदगी और जमीर का सुकून है। ये जो वक्ती तौर पर बगावत के छोटे छोटे बगोले खड़े करने वाले उठे हैं, खुदावंद ने चाहा तो बहुत जल्द हम इन्हें सैलाब के रेले की झाग की तरह बिठा कर रख देंगे। इन हालात में हमारे लिए सबसे बड़ा मसला शहजादा अकबर का है। उसकी वजह से बागी कुव्वतों को एक तरह की शह है और सरकशी करने का मौका मिल रहा है। वो ये ख्याल करते हैं कि अकबर तख्तो ताज का हकदार है, लिहाजा हम एक हकदार की मदद कर रहे हैं। अब हमने ये साबित करना है कि सारी बागी कुव्वतें हक का नहीं बल्कि मनफी सोचों का साथ दे रही हैं। खुदावंद ने चाहा तो बहुत जल्द हम सारी कुव्वतों पर काबू पा लेंगे। औगर खान जब खामोश हुआ तब औरंगजेब आलमगीर कहने लगा, बेटे, क्या तुम यहाँ से निकलकर अपनी नानी से मिलने आगरा की तरफ जाना पसंद करोगे? औगर खान मुस्कुराया, कहने लगा, मीरे मोहतरम, हालात हमारे लिए जनूब में तशवीशनाक हैं। ऐसी सूरत में मैं आगरा की तरफ नहीं जाऊंगा, जनूब का रुख करने का अज़्म करूंगा। अगर हमने इन बागी कुव्वतों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने में ताखीर से काम लिया तो ये कुव्वतें दिन ब दिन ताकत और जोर पकड़ती चली जाएंगी। हमने हर सूरत में मरहट्टों और राजपूतों और बीजापुर वालों का ये इत्तेहाद तोड़कर बारी बारी तीनों ताकतों पर जरब लगाकर उन्हें अपना मती और फर्मा बरदार बनाना है। जब तक औगर खान बोलता रहा, औरंगजेब आलमगीर और उसका बेटा मुअज़्ज़म अली खामोश रहकर सुनते रहे। फिर औरंगजेब औगर खान को मुखातिब करते हुए कहने लगा, बेटे, राजा जय सिंह ने पूना से कुछ रसद और जरूरियात का सामान तलब किया था।
ये सारा सामान इस वक्त अजमेर में पहुंच चुका है। मैं आज ही अपने बेटे मुअज्जम अली को चंद दस्तों के साथ अजमेर की तरफ भिजवाऊंगा और जो सामान पूना में राजा जय सिंह की तरफ भिजवाना है वो यहाँ पहुंच जाएगा। अब जब तुम अपने लश्कर के साथ जनूब का रुख करोगे तो राजा जय सिंह का सामान भी अपने साथ ले जाना। पहले पूना का रुख करना, पूना पहुंचकर राजा जय सिंह को सारा सामान पहुंचाने के बाद फिर अपनी कार्रवाइयों की इब्तिदा करना। अगर तुम वहां जरूरत महसूस करोगे तो मैं अपने बेटे मुअज्जम अली को भी उधर भेज दूंगा, बल्कि वहां दूसरे सालारों की जरूरत हुई तो उन्हें भी भेजूंगा। अगर मुझे खुद भी दक्कन की तरफ आना पड़ा तो मैं खुद भी दक्कन का रुख करूंगा। वहां पहुंचकर जय सिंह को मेरा ये पैगाम देना कि वो पूना की हिफाजत का फर्ज अंजाम देता रहे। उसके पास जो लश्कर है वो इस काबिल ही है कि उसे काम में लाते हुए वो सिर्फ पूना शहर की हिफाजत कर सके। बेटे, वहां एतकाद खान है, तुम्हारा भाई रनमस्त खान है, दलेर खान है और मेरा बेटा आजम है। मैं चाहता हूं कि तुम पूना से निकलकर एतकाद खान का रुख करो। एतकाद खान से सलाह मशवरा करने के बाद फिर कोई जवाबी कार्रवाई करना। गो दलेर खान और रनमस्त खान ने शिवाजी और बीजापुर वालों को शिकस्त दे दी है, लेकिन अभी तक बीजापुर पर ना हमने कब्जा किया है और ना उसे फैसला कुन शिकस्त दी गई है। मैं चाहता हूं कि बीजापुर के वाली पर ऐसी जरब लगाई जाए कि बीजापुर को फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया जाए। फिर बीजापुर के हुक्मरान सिकंदर को पकड़कर मैं चाहता हूं उसे यहाँ नजरबंद करके उसकी पेंशन मुकर्रर कर दी जाए, ताकि वो अपनी जिंदगी के बाकी दिन आराम और सुकून से गुजार सके और आइंदा हमारे खिलाफ राजपूतों और मरहट्टों से इत्तेहाद ना कर सके। फिलहाल मैं यही चाहूंगा कि दलेर खान बीजापुर वालों के साथ ही उलझा रहे, उन्हें अपने साथ मसरूफ रखे। मेरे बेटे, तुम्हारे सामने जो सबसे कड़ी मुहिम होगी वो राजपूतों की होगी। मैं मानता हूं इससे पहले तुम राजपूतों को अपने सामने जेर कर चुके हो और महाराणा राज सिंह का खात्मा भी कर चुके हो, लेकिन अब राजपूतों की ताकत और कुव्वत में कई गुना इजाफा हो चुका है, इसलिए कि मारवाड़ के सारे राजपूत भी वहां पहुंच चुके हैं। दुर्गादास जो बगावत और सरकशी करने का बड़ा माहिर है, वो भी महाराणा राज सिंह के बेटे जय सिंह से मिल चुका है और जिस तरह मुखबिर बता चुके हैं, हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों के राजपूत भी उनके पास जमा होना शुरू हो गए हैं। इस बिना पर मैं ये कहना पसंद करूंगा कि पहले राजपूतों पर जरब लगानी चाहिए, इस दौरान मरहट्टों पर भी नजर रखी जाए, बीजापुर वालों को भी अपनी निगाह में रखा जाए, इसलिए कि जब राजपूतों पर जरब लगाई जाएगी तो जिस तरह इन तीनों कुव्वतों ने आपस में इत्तेहाद किया है, इसके मुताबिक मरहट्टे और बीजापुर की सल्तनत वाले राजपूतों की मदद करने की कोशिश करेंगे। बेटे, मैं आज ही एक तेज रफ्तार कासिद एतकाद खान की तरफ रवाना करूंगा और उसके लिए यह हुक्म जारी करूंगा कि गो वो और दलेर खान दोनों सबसे ज्यादा तजर्बेकार सालार होने के साथ साथ उम्र में भी बड़े हैं, लेकिन मरहट्टों, राजपूतों और बीजापुर वालों के खिलाफ औगर खान के मशवरों को फोकियत दी जाएगी। मुझे उम्मीद है कि एतकाद खान, दलेर खान और मेरे बेटे आजम के साथ तुम और रनमस्त खान मिलकर हालात को अपनी गिरफ्त में करने में कामयाब हो जाओगे। औरंगजेब जब खामोश हुआ तब औगर खान बोल उठा, मीरे मोहतरम, खुदावंद ने चाहा तो हर काम आपकी मर्जी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अपने अंजाम को पहुंचेगा। जो मुखबिर अभी अभी यहाँ से गए हैं, थोड़ी देर तक मैं उनसे राब्ता कायम करता हूँ और उन्हें कहूंगा कि वो यहाँ से रवाना होने के बाद सीधे रनमस्त की तरफ जाएं। उसे मेरा ये पैगाम दे कि वो मुझे सूरत शहर में मिले, इसलिए कि मैं यहाँ से सूरत का रुख करूंगा, सूरत से पूना पहुंचूंगा। मैं सबसे पहले रनमस्त खान और उस लड़की का मामला निपटाना चाहता हूँ जिसने ऐलान किया था कि जो शिवाजी को कत्ल करेगा उससे वो शादी कर लेगी। मीरे मोहतरम, मैं पूना का रुख करूंगा। जो सामान यहाँ से रवाना होना है वो सामान राजा जय सिंह को पहुंचाने के बाद मैं एतकाद खान से जा मिलूंगा। इसके बाद हम सब मिलकर लाहे अमल भी तय करेंगे कि अपनी तीनों मुखालिफ कुव्वतों से हमें कैसे निमटना है। औगर खान जब खामोश हुआ तब इस बार औरंगजेब आलमगीर ने अपने बेटे मुअज्जम अली की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, मुअज्जम अली मेरे बेटे, तुम थोड़ी देर तक अपने कुछ लश्करियों को लेकर अजमेर की तरफ जाना। वहां वो सारा सामान गोदामों में रखा हुआ है जो जय सिंह के पास पूना जाना है। मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसे आदमी भिजवा दूंगा जिनके पास उस सामान की फहरिस्तें हैं। वो सारा सामान अपने आदमियों के साथ अजमेर से निकालकर यहाँ पड़ाव में मुंतकिल कर देना और ये काम आने वाली शब के अंदर ही हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगले रोज सुबह सवेरे औगर खान उस सामान को लेकर अपने हिस्से के लश्कर के साथ यहाँ से पूना की तरफ कूच कर जाए। औगर खान का जनूबी इलाकों की तरफ फिलफौर जाना इंतहाई जरूरी है, इसलिए कि अकबर के ऐलान बगावत के अलावा मारवाड़ के राजपूतों का मेवाड़ की तरफ चले जाना हालात को हमारे खिलाफ मजीद खराब कर सकता है। इस बिना पर मैं चाहूंगा कि औगर खान वक्त जाया किए बगैर जनूब की तरफ जाए और अपने बाकी सालारों के साथ सलाह मशवरा करने के बाद तीन मुखालिफ कुव्वतों के खिलाफ हरकत में आ जाए। औरंगजेब आलमगीर मजीद कुछ कहना चाहता था कि उसी वक्त पड़ाव में मगरिब की आजान सुनाई थी, लिहाजा वो खामोश रहा। अपने सालारों से हटकर वो मगरिब की नमाज अदा करने के लिए चल दिया था। उसी शब औरंगजेब आलमगीर के बेटे मुअज्जम अली ने राजा जय सिंह की तरफ भिजवाए जाने वाले सामान को अजमेर शहर से पड़ाव में मुंतकिल कर दिया था।
और उससे अगले रोज ओगर खान अपने हिस्से के लश्कर के साथ सारे सामान को लेकर पूना की तरफ कूच कर गया था। राधिका और किशन सिंह दोनों बहन भाई एक रोज तिजारती कारवान के साथ पूना पहुंचे थे। जिस वक्त वो तिजारती कारवान शहर से बाहर पड़ाव करने लगा ताकि अगले रोज शहर में माल का लेन देन करें, तब राधिका और किशन सिंह दोनों बहन भाई अपने घोड़ों को एक दूसरे के करीब लाए। फिर किसी कदर खदशात का इजहार करते हुए राधिका कहने लगी, किशन मेरे भाई, इस तिजारती कारवां ने तो पूना शहर से बाहर पड़ाव कर लिया है, अब हमें क्या करना चाहिए? मैं समझती हूँ कि अगर हमने इस तिजारती कारवां के अंदर ही कयाम कर लिया तो फिर हम गैर महफूज हो जाएंगे। संस के आदमी यकीनन शिकारी कुत्तों की तरह हमारी खोज लगाने के लिए सरगर्दा होंगे और वो किसी न किसी तरह जान जाएंगे कि हमने इस कारवां के अंदर कयाम कर रखा है। और अगर उन्हें इस हकीकत का इल्म हो गया तो इस कारवां पर हमलावर होकर बड़ी आसानी से हम दोनों बहन भाई को गिरफ्तार करके ले जाएंगे, इसलिए कि ये कारवां है, कोई लश्कर नहीं है। दूसरा रास्ता हमारे सामने यह है कि इस कारवां से निकलकर ओगर खान का रुख करें और उससे खूनख्वार मरहटों के सामने पनाह करने की इल्तिजा करने के साथ साथ संत से इंतकाम लेने के लिए भी कहें। पर ऐसा करना भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए कि अगर हमने यहाँ से निकलकर ओगर खान के लश्कर का रुख करना शुरू किया तो न जाने हमें किन किन रास्तों पर भटकना पड़े। हमारे इस सफर की इतला संत को भी हो सकती है और उसके आदमी बड़ी आसानी से हमें पकड़कर संत के सामने पेश कर देंगे। इसके बाद संत जो हमारा हशर करेगा, मेरे ख्याल में उसका अंदाजा हम दोनों बहन भाई पहले से लगा सकते हैं। लिहाजा ये दोनों सूरतें हमारे लिए खतरनाक हैं। ना हम इस तिजारती कारवां के अंदर कयाम कर सकते हैं, न दोनों बहन भाई अकेले सफर कर सकते हैं। राधिका जब खामोश हुई तब कुछ देर की सोचो विचार के बाद उसका भाई किशन सिंह उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरी अजीज बहन, इन दो रास्तों के अलावा एक तीसरा रास्ता भी है। किशन सिंह के उन अल्फाज पर हसीन और खूबसूरत राधिका के पुरकशिश लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगी, मेरे भाई, तीसरा रास्ता कौन सा है? जरा उसकी निशानदही तो करो। जवाब में किशन सिंह मुस्कुराया, फिर कहने लगा, मेरी बहन, बात यह है कि ना हम इस पड़ाव में कयाम करेंगे, ना ही दोनों बहन भाई ओगर खान की तरफ जाने के लिए अकेले सफर करेंगे। अभी इसी वक्त पूना शहर में दाखिल होते हैं, शहर के हाकिम राजा जय सिंह से मिलते हैं, अपनी सूरत हाल से उसे आगाह करते हैं और आइंदा के इरादे भी उस पर जाहिर करते हैं। मेरे ख्याल में इस सिलसिले में वो हमारी मदद करने पर तैयार हो जाएगा। मैं उससे गुजारिश करूंगा कि वो हमें मुसल्ला लश्करियों के साथ ओगर खान तक पहुंचा दे और मेरा दिल कहता है कि जय सिंह इससे इनकार नहीं करेगा। मेरी बहन, एक बार हम ओगर खान के पास पहुंच गए तो मेरा दिल कहता है कि हम दोनों बहन भाई वहां ना सिर्फ महफूज हो जाएंगे, बल्कि मुझे उम्मीद है कि हमारे कहने पर ओगर खान संत से इंतकाम लेने पर भी तैयार हो जाएगा। यहां तक कहने के बाद किशन सिंह जब खामोश हुआ तब एहतियातन राधिका फिर उसे मुखातिब करके कहने लगी, मेरे भाई, दो रास्ते तो खत्म हो चुके, तीसरे रास्ते की निशानदही आपने की है। अगर पूना के हाकिम जय सिंह ने भी हमारी कोई खास मदद ना की तो फिर चौथा रास्ता हमारे सामने कौन सा होगा? जवाब में किशन सिंह मुस्कुराया, कहने लगा, मेरी बहन, ज्यादा दूर की ना सोचो, पहले तीसरे हरबे को आजमा तो ले और देखें उसकी वजह से हम महफूज होते हैं कि नहीं। मेरी बहन, अगर जय सिंह ने हम दोनों बहन भाई की मदद करने से इनकार कर दिया तो फिर चौथे रास्ते से मुतालिक भी सोचेंगे। जवाब में राधिका कहने लगी, भाई, मुझे खदशा है कि जय सिंह मरहटों से डरते हुए कहीं हमें पनाह देने से इनकार ही ना कर दे। किशन जवाब में थोड़ी देर तक बड़े गौर से अपनी बहन राधिका की तरफ देखता रहा, फिर उसकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए कहने लगा, हमें पहले से अपने जहन में तखमीने नहीं बांधने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जय सिंह इस सिलसिले में हमारी मदद जरूर करेगा और अगर उसने हमें अपने हाथ ठहराने से पसो पेश किया तो हम ये कहेंगे कि हमें कम अज कम हिफाजत के साथ ओगर खान के पास पहुंचाने का इंतजाम कर दे। मेरी बहन, यहाँ खड़े होकर वक्त जाया ना करो, आओ शहर में दाखिल हो और देखें हालात हमारे सामने किस सूरत में नमूदार होते हैं। राधिका ने किशन सिंह की उस तजवीज से इत्तेफाक किया था। फिर दोनों बहन भाई ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए घोड़े को एड़ लगाई। इस तरह वो पूना शहर में दाखिल हुए थे। पूना शहर में दाखिल होने के बाद राधिका और किशन सिंह थोड़ा सा आगे गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक मंदिर के सामने कुछ लोगों का हजूम हो रहा था और मंदिर के अंदर से कुछ लोग निकल रहे थे। उनमें 3 बड़े नुमाया थे जो उन लोगों के आगे आगे थे। ये सूरत हाल देखते हुए किशन और राधिका ने भी एक दूसरे की तरफ देखते हुए उन लोगों के करीब जाकर अपने घोड़ों को रोक दिया। फिर एक शख्स को मुखातिब करके किशन सिंह ने उससे पूछा, भाई, यहाँ क्या हो रहा है? क्या कोई? जिसे मुखातिब करके किशन सिंह ने सवाल किया था उसने किशन सिंह की बात काट दी। कहने लगा, मेरे भाई, कुछ नहीं हो रहा, बस लोग मंदिर से निकल रहे हैं। मंदिर से निकलने वालों में कुछ लोग नुमाया हैं, लिहाजा उन्हें देखने के लिए लोग खड़े हो गए हैं। इस बार राधिका ने उसे मुखातिब किया, नुमाया अफराद कौन है? जिसे मुखातिब किया गया था वो फिर बोल उठा, नुमाया 3 अफराद में से एक राजा जय सिंह है, दूसरी उसकी पत्नी दुर्गावती और तीसरी उन दोनों की बेटी शीतल है।
जिसके हुस्न के चर्चे इन दिनों पूना शहर के गली कूचे में बिखरे हुए हैं। इस बार राधिका ने फिर उस शख्स को मुखातिब किया, क्या शीतल बहुत खूबसूरत है? वो शख्स जो ढली हुई उम्र का था इस बार गौर से राधिका की तरफ देखने लगा, फिर कहने लगा, तेरी हैसियत मेरे यहाँ एक बेटी की सी है। बेटी, अगर तू बुरा ना माने तो तुम्हारे मुतालिक भी मैं ये कह सकता हूँ कि हुस्न, खूबसूरती और जमाल में तुम खुद भी शीतल से कम नहीं हो, बल्कि ज्यादा ही होगी। मेरे ख्याल में अगर तुम खुलकर लोगों के सामने आओ तो लोग शीतल को फरामोश करके तुम्हें देखना शुरू कर देंगे। उस शख्स के उन अल्फाज पर राधिका के लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ था। किशन सिंह भी मुस्कुरा रहा था। इतनी देर तक राजा जय सिंह, उसकी पत्नी दुर्गावती और बेटी शीतल मंदिर की सीढ़ियां उतरकर उस समत आ रहे थे जहां राधिका और किशन सिंह खड़े हुए थे। दोनों बहन भाई अपने घोड़ों से उतरकर खड़े हुए। जब राजा जय सिंह अपनी बीवी दुर्गावती और बेटी शीतल के साथ करीब आया तब राधिका आगे बढ़ी और जय सिंह की तरफ देखते हुए कहने लगी, आप मंदिर से निकल रहे हैं, इस मौके पर आपकी राह रोकना इंतहाई मायूब है। लेकिन राधिका अपनी बात मुकम्मल ना कर सकी। जय सिंह उसे मुखातिब करके कहने लगा, कोई बात नहीं बेटी, अगर तू कुछ कहना चाहती है तो कह ले, मैं बुरा नहीं मानूंगा। उस मौके पर दुर्गावती और शीतल दोनों माँ बेटी बड़े गौर से राधिका की तरफ देख रही थी। फिर दुर्गावती अपनी बेटी शीतल को मुखातिब करके कहने लगी, ये लड़की जो तुम्हारे पिताजी से मुखातिब हुई है कोई गैर मामूली लड़की है। इसकी खूबसूरती, इसका कदो काठ, इसके जिस्मानी साख, इसके आज़ाओ जवारे की कशिश तो देखो। दुर्गावती को खामोश हो जाना पड़ा। शीतल भी बड़े गौर से राधिका की तरफ देखने लगी थी। उस मौके पर राधिका ने जय सिंह को मुखातिब किया, मेरा नाम राधिका बाई है, मेरे साथ मेरा भाई किशन सिंह है। राधिका को यहीं तक कहना पड़ा, बात मुकम्मल ना कर सकी, इसलिए कि जय सिंह बोल उठा, बेटी, अच्छा हुआ तुमने अपना नाम बता दिया। इससे पहले तुम्हें शक्ल से तो नहीं देखा था, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे हुस्न के चर्चे इन इलाकों में थे। और फिर यह भी सुना था कि शिवाजी का सालार संत तुम्हें अपनाना चाहता है और तुम कहीं भाग गई हो। जय सिंह जब खामोश हुआ तो राधिका अपने घर से भागने, संत के उसके माँ बाप को कत्ल करने, संत के हाथों गिरफ्तार होने, फिर भाग निकलने और ओगर खान के पास जाने की ख्वाहिश तक पूरी तफसील कह दी थी। सारी तफसील जानने के बाद जय सिंह ने आगे बढ़कर बड़े प्यार और शफीकाना अंदाज में राधिका बाई का सर थपथपाया और तसल्ली देते हुए कहने लगा, मेरी बेटी, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जहां तक ओगर खान का ताल्लुक है तो पहले वो इन्हीं इलाकों में था, लेकिन कुछ गैर मामूली सूरत हाल पेश आई थी जिसकी बिना पर वो अजमेर की तरफ गया था। अब सिर्फ 2 दिन पहले एक कासिद इन इलाकों की तरफ आया है और उसने ये इंकशाफ किया है कि जिस मुहिम के सिलसिले में ओगर खान अजमेर गया था वो मुहिम सर हो चुकी है और अब ओगर खान पूना की तरफ आ रहा है। इसलिए कि मैंने अपने शहंशाह औरंगजेब आलमगीर से रसद का कुछ सामान तलब किया था और मेरे लिए रसद का वो सामान ओगर खान ही लेकर आ रहा है। यहाँ तक कहने के बाद राजा जय सिंह जब खामोश हुआ तब बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए शीतल आगे बढ़ी। राधिका को उसने अपने साथ लिपटा लिया, फिर कहने लगी, तुम्हारे हालात सुनकर मुझे बेहद दुख और सदमा हुआ है। अगर शिवाजी के सालार संत के खिलाफ तुम ओगर खान से मदद हासिल करना चाहती हो तो फिर मुतमईन रहो, ओगर खान तुम्हारी मदद जरूर करेगा। उस मौके पर राधिका मुस्कुरा दी, अपना मुंह शीतल के कान के करीब ले गई, फिर मुस्कुराती हुई आवाज में कहने लगी, मैं जानती हूं मेरा काम हो जाएगा, इसलिए कि तुम ओगर खान से मोहब्बत करती हो। शीतल शर्मा से गई थी। जब वो अलहदा हुई तब दुर्गावती ने आगे बढ़कर राधिका को अपने साथ लिपटाकर प्यार किया था। फिर उसे मुखातिब करके कहने लगी, तुम दोनों बहन भाई हमारे साथ चलो। जिस इहाते में हमारी रिहाइश गाह है उसी इहाते के अंदर मेहमानों के लिए कयाम गाहें बनी हुई हैं, मर्दों के लिए अलहदा और औरतों के लिए अलहदा। जब तक ओगर खान से तुम दोनों बहन भाई की मुलाकात नहीं हो जाती उस वक्त तक तुम दोनों बहन भाई वहां कयाम करो और वहां कयाम के दौरान तुम्हारी हर आसाइश, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। उस मौके पर राधिका और किशन दोनों बहन भाई ने अजीब से अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखा, गोया एक दूसरे से कह रहे हो कि हालात उनकी मर्जी के मुताबिक पलटा खा रहे हैं। फिर जय सिंह के कहने पर दोनों बहन भाई उनके साथ हो लिए थे। जय सिंह जब अपनी रिहाइशगाह के इहाते में दाखिल हुआ तब शीतल अपनी माँ दुर्गावती को मुखातिब करके कहने लगी, माता, जहां तक किशन भाई का ताल्लुक है तो उनका कयाम मेहमान खाने में होगा। जहां तक राधिका का ताल्लुक है तो मैं चाहती हूँ कि मेरी ख्वाबगाह में मेरे साथ रहे। दुर्गावती और उसके शोहर राजा जय सिंह ने अपनी बेटी शीतल की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए उसे इजाजत दे दी थी कि वो राधिका को अपने साथ रख ले, जबकि किशन सिंह की रिहाइश का एहतमाम मेहमान खाने में कर दिया गया था।